Hello everyone. Today we are going to start second lesson of the history class 8. From trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक. The company establishes power. कंपनी अपनी पावर को स्थापित करती है, एस्टेब्लिश करती है. देखिए बच्चों, यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है आपका. देखिए क्या है इसमें. औरंगजेब के बारे में बताया पहले. मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था. 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे. उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी. जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी. पढ़िए अपनी बुक से. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर. औरंगजेब वाज था द लास्ट, आखिरी ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स. शक्तिशाली मुग़ल शासक. औरंगजेब शक्तिशाली आखिरी मुग़ल शासक था. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उसने कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था एक बहुत बड़े हिस्से पर, टेरिटरी सत्ता के, दैट इज़ नाउ नोन, जो अब कहा जाता है एज इंडिया. इंडिया के नाम से जाना जाता है अब. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, इन 1707 में मैनी मुग़ल गवर्नर्स, बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स जिसे सूबेदार कहते थे उस वक्त, एंड बिग जमींदार्स, और बड़े जमींदार, बिगेन एसर्टिंग देयर अथॉरिटी, में अपनी अथॉरिटी को उन्होंने जमाना शुरू कर दिया. एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और क्षेत्रीय रियासतें कायम करनी शुरू कर दी. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे ही शक्तिशाली क्षेत्रीय रियासतें उभरी, इन वेरियस पार्ट्स, अनेक हिस्सों में ऑफ इंडिया, भारत के, दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन, दिल्ली लंबे समय तक कार्य न कर सका एज एन इफेक्टिव सेंटर, एक प्रभावी केंद्र के रूप में. 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के 18th सेंचुरी कहते हैं 18वीं सदी के सेकेंड हाफ तक, हावेवर, हालांकि, अ न्यू पावर, एक नई शक्ति, वाज इमर्जिंग, उभर रही थी, ऑन द पॉलिटिकल होरिजन, राजनीतिक होरिजन पर. द ब्रिटिश. नई पावर का क्या नाम था? द ब्रिटिश. क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त. तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस लेसन में बच्चों यही देखेंगे कि ये हुआ कैसे. डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम, कि जो ब्रिटिश थे ओरिजिनली यहाँ पर आए थे एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, एक छोटी कंपनी के रूप में, एंड वर रिलक्टेंट, और इच्छुक नहीं थे. रिलक्टेंट कहते इच्छुक नहीं थे. और रिलक्टेंट थे टू एक्वायर टेरिटरीज, सत्ता को प्राप्त करने के. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर? कैसे हुआ कि वे मास्टर्स बन गए, मालिक बन गए, ऑफ ए वास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़े साम्राज्य के.
तो बच्चों इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल सी, तुम देखोगे हाउ दिस केम अबाउट कि ये सब कैसे हुआ। अब देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पर आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर्ड प्राप्त कर लिया एक चार्टर प्राप्त कर लिया। चार्टर क्या था? इजाज़तनामा। फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शासक से। इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से। ग्रांटिंग इट, अब इस चार्टर से क्या हुआ? इसने दे दिया द सोल राइट, एकमात्र अधिकार टू ट्रेड, व्यापार करने का, विद द ईस्ट, पूरब के साथ। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। दिस मीन्ट, इसका मतलब था दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कि कोई दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड के अंदर कुड कम्पीट, प्रतियोगिता नहीं कर सकता था, विद द ईस्ट, पूरब वाले भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप कंपटीशन नहीं कर सकता था। ये इजाज़तनामे का फ़ायदा हुआ उन्हें। विद दिस चार्टर, इस चार्टर से, इस इजाज़तनामे से, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, कंपनी वेंचर कहते हैं यहाँ पर, व्यापार कर सकी, अक्रॉस द ओशियन, समुद्र के पार, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नई लैंड्स की खोज की, फ्रॉम विच, जिससे, इट कुड बाई गुड्स, ये सामान खरीद सकती थी, एट ए चीप प्राइस, सस्ते दरों पर, एंड कैरी दैम, और उनको ला सकती थी, बैक, वापस, टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेज, ऊंची कीमत में बेचने के लिए। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी को डर नहीं था कंपटीशन का, फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन का कोई डर नहीं था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, कंपटीशन से बचा करती थी कंपनियां, ताकि अपनी मनमानी हो सके और अच्छा मुनाफा हो सके। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए।
मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, मर्केंटाइल कहते हैं वाणिज्यिक ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज, उन दिनों, मेड प्रॉफिट, लाभ कमाती थी, प्राइमरली मुख्यतः बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, कंपटीशन को हटा करके, कंपटीशन समाप्त करके, सो दैट, जिससे कि दे कुड बाई चीप, जिससे कि वो सस्ते में खरीद सके, एंड सेल डियर, और मुनाफे पर बेच सके। द रॉयल चार्टर, ये जो रॉयल चार्टर था, हाउएवर, हालांकि कुड नॉट प्रिवेंट, नहीं रोक सका, अदर यूरोपियन पावर, दूसरी यूरोपियन पावर को, फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, ईस्टर्न मार्केट में प्रवेश करने से। बाय द टाइम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जब तक इंग्लिश शिप यात्रा करके पहुंचा वेस्ट कोस्ट पे अफ्रीका के, राउंड द कोप ऑफ गुड होप के पास, एंड क्रॉस्ड द इंडियन ओशियन, और उसने इंडियन ओशियन को जब तक क्रॉस किया, पुर्तगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पुर्तगीज पहले से ही निर्धारित कर चुके थे अपनी उपस्थिति को, इन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट पर ऑफ इंडिया, भारत के, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और गोवा में अपना बेस रखते थे। इनफैक्ट, वास्तव में इट वाज वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा था, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था ये, हु हैड डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी, दिस सी रूट, इस समुद्री मार्ग की, टू इंडिया, भारत के, इन 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के शुरू में, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, डच भी संभावनाओं को खोज रहे थे, ऑफ ट्रेड, व्यापार की, इन द इंडियन ओशियन, भारतीय सागर के अंदर। सून, जल्दी ही, द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, फ्रेंच ट्रेडर्स भी सीन में आ गए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। द प्रॉब्लम वाज दैट, समस्या ये थी, दैट ऑल द कंपनीज की सारी कंपनियां वर इंटरेस्टेड, रुचि रखती थी, इन बाइंग, खरीदने में, द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ों को। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, कॉटन की बेहतरीन क्वालिटी, एंड सिल्क, और सिल्क की, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो भारत में बनती थी, हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, यूरोप में उसकी एक बड़ी मार्केट थी। पेपर, पेपर बोलते हैं काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डेमोम, इलायची, एंड सिनामोन, और दालचीनी। टू मीन्स भी वर इन ग्रेट डिमांड, ये भी बड़ी मांग में थे। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनी के बीच में कंपटीशन इनविटेबली पुश्ड अप, बढ़ता गया, इसने बढ़ा दिया, द प्राइसेस, मूल्यों को, एट विच, जिस पर, दीज गुड्स कुड बी परचेज, जिस पर ये सामान खरीदे जा सकते थे, एंड दिस रिड्यूस्ड, और इसने घटा दिया, द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को, दैट कुड बी अर्न, जिसको कमाया जा सकता था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को
आगे बढ़ने से रोक देती। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश, जिससे कि ट्रेडिंग कंपनी फ्लोरिश कर सकती थी, फल फूल सकती थी, वाज था, बाय एलिमिनेटिंग रिवल कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करना, हटा देना का था कि कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया जाए। द अर्ग टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लीड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने ये जो होड़ थी बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, व्यापारिक कंपनियों के बीच, लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। फायर्स बैटल्स का को लीड किया, इसका नेतृत्व किया। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान, दे रेगुलरली सैंक, वे नियमित रूप से डुबा दिया करती थी ईच अदर शिप्स, एक दूसरे के जहाज़ों को। ब्लॉकेडेड रूट्स, रास्तों को रोक दिया करती थी, एंड प्रिवेंटेड रिवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ, और रोक देती थी जहाज़ों को चलने से विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, माल की सप्लाई के साथ, माल की सप्लाई नहीं होने देती थी जहाज़ों में। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। ट्रेड वाज कैरीड ऑन, व्यापार चल रहा था विद आर्म्स, हथियारों के साथ, एंड ट्रेडिंग पोस्ट, और व्यापारिक जो चौकियाँ थी वर प्रोटेक्टेड, उनकी सुरक्षा की जाती थी थ्रो फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी के जरिए। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। दिस एफर्ट ऑफ फोर्टिफाई सेटलमेंट, जो सेटलमेंट्स थे, जो बस्तियां थी, उनको फोर्टिफाई करने के प्रयास में, यानी उनकी किलाबंदी करने के एफर्ट में, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और व्यापारिक और लाभ वाले व्यापार को चलाने के प्रयास में क्या हुआ, लीड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसने एक टकराव का नेतृत्व कर दिया विद लोकल रूलर्स, स्थानीय राजाओं के साथ। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट, कंपनी ने इसलिए ये मुश्किल पाया टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, व्यापार को पॉलिटिक्स से अलग रखना। लेट्स सी, आओ देखें, हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे घटित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप, स्थापित की गई, ऑन द बैंक्स, किनारे, ऑफ द रिवर हुगली के, इन 1651। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्टर में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनियों ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। दिस वाज द बेस, ये बेस था, फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स, जहाँ से कंपनी के व्यापारी
नोन एट दैट टाइम, जो उस समय जाने जाते थे एज फैक्टर्स, फैक्टर के रूप में, ऑपरेटेड, वो व्यापार करते थे, वहीं से ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, फैक्ट्री गोदाम रखती थी, वेयर जहाँ पर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए सामान वर स्टोर किए जाते थे। एंड इट हैड ऑफिसेज, और ये दफ्तर रखती थी, वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, जहाँ पर कंपनी के अधिकारी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे ही व्यापार बढ़ते गए, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स, कंपनी ने व्यापारियों को प्रेरित किया, एंड ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को टू कम आने के लिए, एंड सेटल, और बसने के लिए, नियर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के पास। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। बाय 1696, 1696 तक, इट बिगेन, इसने शुरू कर दिया, बिल्डिंग, बनाना, ए फोर्ट, एक किला, अराउंड द सेटलमेंट, बस्ती के चारों तरफ। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। 2 years लेटर, 2 वर्ष के बाद, इट ब्राइब्ड मुग़ल ऑफिशियल्स, इसने ब्राइब्ड कहते हैं रिश्वत दी, मुग़ल ऑफिशियल्स को, इनटू गिविंग द कंपनी, कंपनी को देने के लिए, जमींदारी राइट्स, ओवर 3 विलेजेस, 3 गांव के ऊपर। इनमें से एक गांव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। वन ऑफ दीज, इनमें से एक वाज था कैलिकाता, विच लेटर, जो बाद में ग्रीव इनटू द सिटी, जो बाद में एक शहर के रूप में उभरा, और कैलकटा के रूप में, और कोलकाता या कोलकाता, एज इट इज़ नोन टुडे, जैसा कि आज ये कहा जाता है। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर, इसने मुग़ल एम्परर को तैयार कर लिया, मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब को तैयार कर लिया, टू इशू ए फरमान, एक फरमान को जारी करने के लिए, ग्रांटिंग द कंपनी, जो कंपनी को दे, द राइट, अधिकार, टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, व्यापार करने का बिना किसी शुल्क के, ड्यूटी फ्री होना चाहिए जी व्यापार, बिना शुल्क का। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। द कंपनी ट्राइड कॉन्टीन्यूसली, कंपनी ने लगातार प्रयास किया, कोशिश की, टू प्रेस मोर कंसेशन, ज़्यादा कंसेशन को लेने की, एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और जो विद्यमान विशेषाधिकार थे उन्हें मैनिपुलेट करने की। वो क्या था, उसका मैनिपुलेशन किस चीज़ का, क्या अधिकार था, औरंगजेब फरमान, औरंगजेब के फरमान की। उदाहरण के तौर पे बताया, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, औरंगजेब फरमान। हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी, जो केवल कंपनी को दिया गया था, द राइट, अधिकार, टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। बट ऑफिशियल, लेकिन अधिकारी ऑफ द कंपनी, कंपनी के, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो निजी व्यापार चला रहे थे, ऑन द साइड पर, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उन्हें ड्यूटी उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो ड्यूटी चुकाएं। दिस दे रिफ्यूज्ड, ये उन्होंने मना कर दिया, टू पे, चुकाने से, उन्होंने ये चुकाने से मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस, जिसने बहुत अधिक हानि पहुंचाई, ऑफ रेवेन्यू, लगान की, फॉर बंगाल, बंगाल को।
ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। हाउ कैसे, कुड द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब कैसे, नॉट प्रोटेस्ट, बंगाल के नवाब का नाम था मुर्शीद कुली खान, नॉट प्रोटेस्ट कैसे विरोध नहीं करते। अब आगे देखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, ये हमने पढ़ लिया था। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, ये हमारा अगला टॉपिक है। किस तरीके से ये ट्रेड लीड नेतृत्व करता है टू बैटल्स, युद्धों का, यानी व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुंच गए। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के शुरुआत में थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के शुरुआत में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में टकराव बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब एसर्टेड देयर पावर, बंगाल के नवाबों ने अपनी पावर बढ़ाई एंड ऑटोनॉमी और अपनी स्वायत्ता को बढ़ाया। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग, जैसे कि दूसरी क्षेत्रीय शक्तियाँ कर रही थी एट दैट टाइम, उस समय। मुर्शीद कुली खान वाज फॉलोड बाई अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ऐसा ही किसने किया? मुर्शीद अली खान, जिनको फॉलो किया गया, यानी उनके बाद कौन थे? अली वर्दी खान, और फिर उनके बाद सिराजुद्दौला, ये नवाब बने बंगाल के। ईच वन ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक, वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, एक शक्तिशाली शासक था। दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू ग्रांट, देने से, द कंपनी को कंसेशंस, छूटे। डिमांडेड, मांग की, लार्ज ट्रिब्यूटीज़ फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और बड़ी ट्रिब्यूटीज़ की मांग की कंपनी से, कंपनी के अधिकारों के लिए जो वो व्यापार करना चाहती थी। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन, और इसे मना कर दिया कोई भी अधिकार देने से सिक्कों के ढालने का। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और इसको रोक दिया बढ़ाने से अपनी किलेबंदी। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट
कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल, कि कंपनी बंगाल को वंचित कर रही है, बंगाल सरकार को, ऑफ हुज अमाउंट, एक बड़ी धनराशि से, ऑफ रेवेन्यू, राजस्व की, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और नवाब की सत्ता को घटा रही है। इट वाज रिफ्यूजिंग, ये मना कर रही है, टू पे टैक्सेस, टैक्स चुकाने से, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, और असम्मानित पत्र लिख करके, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल, और कोशिश करके, बेइज्जती करके नवाबों की और उसके अधिकारियों की, ये क्या कर रही है, नवाबों की सत्ता को कम कर रही है। कैसे? टैक्स को मना करके और असम्मानित पत्र लिख करके, नवाबों की बेइज्जती करके और उसके अधिकारियों की बेइज्जती करके। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड, कंपनी ने अपनी तरफ से घोषणा की, दैट द अनजस्ट डिमांड, कि बिना न्याय वाली मांगे, ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी, लोकल ऑफिशियल की डिमांड बर्बाद कर रही थी कंपनी के व्यापार को। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली, और व्यापार केवल फल फूल सकता था, ओनली इफ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, केवल जब शुल्क को छोड़ दिया जाता। इट वाज ऑल्सो कन्विंस्ड, ये भी समझने की कोशिश की गई थी, दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, की व्यापार को बढ़ाने के लिए, इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, इसको अपने सेटलमेंट को, अपनी बस्तियों को बड़ा करना पड़ेगा। बाई अप विलेजेज, गांव को खरीदना होगा। एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और अपने किलों को फिर से बनाना होगा। द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू confrontations and finally culminated in the famous battle of Plassey. ये कॉन्फ्लिक्ट लीड टू कॉन्फ्रंटेशंस, ये टकराव बढ़ते गए और अंत में फेमस बैटल ऑफ प्लासी के रूप में इसका अंत हुआ। अब आगे बात होगी the battle of Plassey. This topic will be taught in next class.